सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स क्या होगा। स्फीयर्स मतलब वही 3D का शेप और उसमें की वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्जेस वॉल्यूम में फैले होते हैं, है ना, पूरे वॉल्यूम में फैले होते हैं, तो उसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है। सवाल काफ़ी आ जाते हैं, एडवांस में भी आता है, मेंस में भी आता है और नीट में भी आता है। तो ये कर लीजिएगा तो आपके लिए सही रहेगा। सवाल करना है ना बच्चों जल्दी, तो ये जानना पड़ेगा आपको। तो देख लेते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम आज पोटेंशियल कवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों लगता है भाई? क्योंकि बच्चों ये पोटेंशियल जो है ना और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों रिलेटेड हैं, बट टाइम लगता है समझाने में, आपको टाइम लगेगा। क्या करते हैं कि पोटेंशियल हम आगे देख लेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल देख लेंगे। छोड़िए, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। पीछे से हम लोग पढ़ के आए हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के लिए तो यही हम लोग पढ़े थे, इसी का यूज है। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर या होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में। पहली बात कि हम जो देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर होना चाहिए, है ना बच्चों। या फिर नॉन कंडक्टिंग, सॉरी कंडक्टिंग होना चाहिए, सॉलिड स्फीयर होना चाहिए। मैं क्या इतना बड़ा लिख दिया, आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं कल इसके बारे में बता चुका हूँ, है ना बच्चों। कल मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग होलो हो। होलो मतलब अंदर खाली कैविटी हो, अंदर अंदर कुछ हो ही नहीं, सारे सरफेस पे होते हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग होलो है, तो चार्जेस तो सरफेस पे ही रहेंगे। लेकिन अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो उसमें भी चार्जेस बाहर ही आ जाते हैं, तो एक वो एक सेल की तरह बिहेव करेगा। अरे समझ में, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इन, ये तीनों चीज़ें सेम होती है ना, ये तीनों चीज़ें मैं कल बता चुका हूँ बच्चों, ये तीनों चीज़ें सेम होती है, ठीक है। तो सेम होती है, तो वही हम अभी देखने वाले हैं। मान लेते हैं कि मैंने आपको ऐसे बना दिया। और चार्जेस कहाँ पे अवेलेबल होते हैं बच्चों? चार्जेस तो सरफेस पे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि कंडक्टिंग है। देखिए हमने सारे चार्जेस यहाँ पे सरफेस पे बना दिए हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। और इसका रेडियस हमने मान लिया है कि ये इसका रेडियस आर है। पहली बात जो हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकाल लेते हैं, अंदर कितना होगा, इनसाइड निकालते हैं ना। ये जो हमने बना रखा है ना, ये जो बना रखा है हमने स्फीयर, स्फीयर ये कैसा है, अंदर हवा भरा है, अंदर कुछ नहीं है बच्चों, है ना। फुटबॉल कैसा होता है, फुटबॉल अंदर से खाली होता है, वैसा ही ये है। बाहर चार्जेस हैं, अंदर कुछ नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, ठीक है। तो अंदर पहले देख लेते हैं बच्चों। तो हमने बताया था वहाँ पे सिलेंडर बना रहे थे पिछले लेक्चर में, तो वहाँ पे हम लोग ने सिलेंडर ही गॉसियन सरफेस क्रिएट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब स्फीयर आ गया, तो समझिए ना गॉसियन सरफेस क्या बनाना अच्छा रहेगा। अगर हमको यहीं पे कोई पी पॉइंट दे दिया है, ये कोई पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे बोला गया है कि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पॉइंट पे, है ना। ये पी पॉइंट ही है, इसी पे पूछा गया है। तो हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा अंदर, मान लेते हैं अगर यही पी पॉइंट बाहर होता तो बाहर एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं, है ना बच्चों। उससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान होता है। तो चलिए, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम गॉसियन सरफेस ऐसे बना दें, ये देखिए पता नहीं कैसा बन जाता है, ये गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो हम पी पॉइंट के अबाउट ये सरफेस बना दिए, ठीक है बच्चों। ये पी पॉइंट के अबाउट हमने गॉसियन सरफेस बना दिया है।
तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना होगा, वो होता है ई डॉट डी ए का होल इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। हमने जो गॉसियन सरफेस माना है ये वाला, क्योंकि हम अंदर वाले पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं, तो वहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो बाहर की तरफ जाने वाला ये सब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, है ना बच्चों। पॉजिटिव की वजह से सारा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ठीक है। तो ये तो हर जगह पे लगभग लगभग सेम होगा। वैसा ही अंदर ये सरफेस है ना, तो ऐसे ऐसे निकलते हुए हम मान सकते हैं। मानना ही क्यों है बच्चों, अंदर तो चार्ज ही नहीं है मैं ये बोल रहा हूँ, अंदर तो चार्ज नहीं है ना, सारा चार्जेस तो बाहर आ गए। तो अंदर चार्ज नहीं है तो चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो डायरेक्टली बताया जा सकता है, तो जीरो ही होता है। बस बताने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं डी ए, और डॉट का प्रोडक्ट में एंगल 0 डिग्री है, देखिए ये है ना एरिया वेक्टर इधर और ये भी इधर, उस समय दिक्कत नहीं होना चाहिए। इक्वल टू क्यू इनसाइड, जो कि जीरो है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, सारा तो बाहर आ गया है। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसका वैल्यू जीरो हो गया। यहाँ से पता चल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होता है इनसाइड वो होता है जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, अंदर जीरो होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंदर आप कहीं पे चले जाएं जीरो होता है। उसी तरीके से अब हम आउटसाइड पॉइंट कहीं पी पॉइंट पे आ जाते हैं, है ना, कोई पी पॉइंट हम लोग आउटसाइड आ जाते हैं। ये कॉपी हो सकता है क्या बच्चों, देख लेते हैं एक बारी। चलिए कॉपी हो गया तो सही है, इसी को इधर ले आते हैं। अब इस बारी बाहरी वाले सरफेस पे देख लेते हैं, है ना। ये अब हटा दीजिए, ये पी पॉइंट अब अंदर नहीं, हम कोई पी पॉइंट बाहर मान लिए, मतलब कि बाहर है कोई, है ना बच्चों। बाहर पी पॉइंट पे कैसे होगा, है ना, कैसे होगा। तो इसके अबाउट एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहेंगे। अच्छा सा गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर देते हैं। चलिए इस टाइप का कुछ बन जाएगा। ये पी पॉइंट ये वाला है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात लग रहा है हमें, ये आउटसाइड का पॉइंट है तो यहाँ पे आउटसाइड ही होगा। और इसका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है, ठीक है। और यहाँ से इसका डिस्टेंस हमको पता है, ये तो कैपिटल आर ही होता है, ठीक है। इस पे होल चार्ज है ना, इस पे चार्ज क्यू मान लेते हैं, और इसका रेडियस तो आर है ही, ये जो अंदर वाला येलो वाला है। तो अब हमारा ये गॉसियन सरफेस अब ये हो गया, है ना बच्चों। अब हमारा गॉसियन सरफेस ये बन गया। तो अब हम सिंपल सी बात बता सकते हैं कि फ्लक्स नेट जो पास करेगा वो ई डॉट डी ए होगा, फिर से होल इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनसाइड अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। सिंपल सी बात है, हमारे पास ई जो है वो कांस्टेंट ही आएगा हर जगह पे, इसका यहाँ से आर वैल्यू है, हर जगह पे इसका आर है ना। अरे समझ में, इसको थोड़ा हम और बड़ा बड़ा बना लो बच्चों, इसको थोड़ा और बड़ा हम लोग बना लेते हैं, है ना, बाहर की तरफ निकलते हुए। इस टाइप के बाहर की तरफ जाते हुए रहेंगे। ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर जो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर तो डी ए इधर ही होगा, डी ए हर जगह पे बाहर ही होगा। ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब अब तक इतना रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे डी ए, हम गॉसियन सरफेस जो लिए हैं उसका डी ए क्या होगा बच्चों, ये डी ए क्या होगा बताइए, आप ही बताइए भाई। ये डी ए मतलब कि इसका एरिया, ये जो हमने बड़ा सा लिया है इसका एरिया क्या होगा। सिंपल सा है ना बच्चों, 4πr²। छोटा वाला आर है ना, r² हो जाएगा, क्योंकि हमारा गॉसियन सरफेस का रेडियस छोटा आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वही आ जाएगा। तो इनटू में हम कर देंगे क्या, चिंटू 4πr² इक्वल टू क्यू इनसाइड अंदर का चार्ज। तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज क्या है, अंदर का चार्ज यही है ना बच्चों, ये बीच में थोड़ी कुछ है, बीच में कुछ नहीं है अंदर का चार्ज यही जो कैपिटल क्यू हमने माना है वही कैपिटल क्यू है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ से दो रिजल्ट आ जाते हैं, दोनों आप समझ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालेंगे ना आउटसाइड, उसका दो रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। क्या क्या आता है बच्चों, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई 4πr² इंटू एप्सिलॉन नोट। तो आपको पता है ना कि 1/4π एप्सिलॉन नोट का वैल्यू K होता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख सकते हैं KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r का स्क्वायर।
सिंपल। एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, आपको पता है ना कि ये पूरा सरफेस पे फैला हुआ है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। ये पूरा सरफेस पे फैला हुआ है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। मतलब कि यहाँ पे हम क्यू का वैल्यू बता सकते हैं सिग्मा इंटू ए, इसका एरिया, और एरिया इसका क्या हो जाएगा, ये वाला इसका लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर। पता चल रहा है ना, हम इसका चार्ज लिख रहे हैं, इसका है ना, इसी का चार्ज लिख रहे हैं, तो यही तो आएगा। तो हम इसका वैल्यू अब पुट कर देंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू का वैल्यू कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। तो अब आप यहाँ पे काट सकते हैं, 4 पाई उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल गया बच्चों कि सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है, दोनों केसेस में हमको दिख रहा है साफ साफ बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप बाहर होता है ना, दोनों केसेज में तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर होता है आउटसाइड, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें सेम है, बस हम यहाँ पे कहीं आप याद करिएगा ऐसे, ठीक है ना, इसको में करिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा ना, थोड़ा बड़ा वैल्यू आ जाता है। अब आर स्क्वायर सिग्मा ये सब छोड़िए, डायरेक्ट यही याद कीजिए। ये ग्रेविटेशन में भी सेम होता था, वहाँ पे के सॉरी जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता था, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो सिमिलर है ना, तो इसको याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अरे समझ में, तो आउटसाइड निकाल लिया, अब इनसाइड इनसाइड आउटसाइड हो ही गया, तो अब हमको ये भी बता सकते हैं कि सरफेस पे क्या होगा भाई, जब ये छोटा वाला यहाँ आ रहा था, छोटा वाला यहाँ आ जाए, मतलब छोटा वाला आर बड़ा वाला आर बराबर हो जाए, सरफेस पे आ जाएंगे हम। तो वैसे ही कर देते हैं। अब हम अगर सरफेस पे आ गए बच्चों, सरफेस पे आ गए तब क्या होगा, सिंपल सी बात, आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर कर देना है। मतलब जो अभी बाहर हम लोग देख रहे थे आउटसाइड, वो आ रहा था के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो अब हो जाएगा सरफेस पे क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं, इसमें भी वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए इसमें भी स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। तो ये वैल्यू सेम होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट का, ठीक है। ये सरफेस का वैल्यू आता है। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक, आसान ही तो है। तो अब हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं बच्चों, कि साफ साफ बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो आ रहा था सरफेस पे, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर आ रहा था के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सिंपल सी बात दिख रहा है, ग्राफ आसानी से बनाया जा सकता है, ग्राफ आसानी से बनाया जा सकता है ना बच्चों। बार बार टेढ़ा लाइन काहे बनाता हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना दे, हम यहाँ पे ऐसे करके स्फीयर बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा उधर कर लेते हैं बच्चों, चलिए। तो यहाँ पे बात ये है कि इसका रेडियस यहाँ से कैपिटल आर होता है, ये अगर हम ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये रेडियस कैपिटल आर है, मतलब ये वेरी कर रहा है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो देख रहे हैं अंदर जीरो है, मतलब अंदर अगर यहाँ से हम बढ़ना चाहें तो ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो यहीं पे रह जाएंगे, मतलब अंदर जीरो है बच्चों, तो जीरो ही है ना। तो जीरो का लाइन क्या होता है, वही एक्स एक्सिस पे बना दीजिए। अब देखते हैं सरफेस पे कुछ वैल्यू आता है, ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू कुछ आता है, तो कांस्टेंट वैल्यू कुछ मान लेते हैं आता है ऐसे, यहाँ पे कुछ वैल्यू कांस्टेंट आ जाता है, उसके बाद अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे कर दिए, यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो क्या आता है बच्चों, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नोट। अब बोलेंगे ये आया था ना, तो यही तो वैल्यू ये होता है तो हम हल्का वाला लिख दिए सिग्मा अपन एप्सिलॉन नोट, कन्फ्यूज नहीं होना है बच्चों, है ना। यहाँ पे बाहर अगर आप देखें तो बाहर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आउटसाइड, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। चीज़ें बहुत सिंपल है, ये इनसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, जीरो होता है, वो आउटसाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब हम ये देख लिए ये सब क्या था, ये सब होलो सेल मतलब होलो स्फेयर में था, या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर में। अब हम देखेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, ठीक है। अब हम आते हैं सॉलिड स्फेयर में, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है ना बच्चों।
ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में क्या बात होगी। अगर कहीं पे नॉन कंडक्टिंग बोल दिया जाए, इसका मतलब कि जो चार्जेस होंगे पूरा वॉल्यूम में फैले होंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये समझिएगा आप, ठीक है। तो किस टाइप का बनेगा बच्चों, तो इस टाइप का ही तो बनेगा। मान लेते हैं ऐसा कोई स्फीयर बना दिया, और चार्जेज अब कैसे अवेलेबल है यहाँ पे, चार्जेज पूरे वॉल्यूम में है। पूरे वॉल्यूम का मतलब है कि हम हर जगह पे बनाएंगे यहाँ पे। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ये हर जगह पे अवेलेबल है, और ये कैसे अवेलेबल है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी टर्म एक यूज किया जाता है, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। यूनिफॉर्मली का स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि हर जगह पे उतना ही चार्ज अवेलेबल है। जैसे अगर हम इसका इतना पार्ट लें, हर हर पार्ट का लें, तो हर पार्ट में सेम चार्ज होंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास दिया है कि रो है, यहाँ पे भी रो है, यहाँ पे भी रो है, हर जगह पे बराबर बराबर। इसका मतलब ये होता है अगर 100 लोग हैं तो 100 के पास एक एक रुपए, तो वो हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो जाए 100 लोग हैं, किसी के पास 2 रुपये, किसी के पास 5, किसी के पास कुछ नहीं, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली का मतलब समझ में आया। अगर इसको 100 भागों में बांटेंगे तो ये हर जगह पे बराबर बराबर चार्जेज अवेलेबल होंगे, इसीलिए यूनिफॉर्मली जरूरी है, याद रखिएगा। नॉन यूनिफॉर्मली में क्या होगा गुरुजी, अरे भाई उसमें बदल जाएगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इनसाइड के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे इनसाइड में केस क्या होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब ये पूरा स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ यहाँ से, इसका रेडियस तो कैपिटल आर ही होगा। कोई पॉइंट मुझे पी दे दिया है, ये कोई पॉइंट पी है। पी पॉइंट पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो पी पॉइंट है कहाँ पे, अंदर ही तो है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं बच्चों, ठीक है, एक अच्छा सा बना दिया हमने। इसका रेडियस मान लेते हैं छोटा सा आर है, ठीक है। ये जो है यही गॉसियन है, ठीक है बच्चों। और आपको पता होना चाहिए ना कि इस पे चार्जेज जो हैं हर जगह पे अवेलेबल है, मतलब हर जगह पे हैं, तो हर जगह पे बनाना तो चाहिए हमें। और इस पे जो चार्जेस अवेलेबल हैं उसको हमने क्यू से डिनोट करना चाहेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इस पे चार्जेस क्यू अवेलेबल है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। और इसका अगर हम लिखना चाहें डेंसिटी का वैल्यू, सरफेस सॉरी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये लिखने आना चाहिए आपको, ओके। तो हमने ये गॉसियन सरफेस बना दिया, हमें एज्यूम करना है कि वैल्यू यहाँ पे जो होगा ऐसे करके सारे तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ऐसे होगा। ये सब बताने की बार बार ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मुझे, है ना बच्चों, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत रिपीट हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, सिंपल सी बात फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे फिर से डी ए वेक्टर इधर ही होगा, डी ए वेक्टर ऐसे ही होता है। तो इन सब में एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो अब हम लोग फाई नेट का वैल्यू बता सकते हैं, वो हो जाएगा क्यू इनसाइड, यहाँ पे ई डॉट डी ए लिख देता हूँ, ई डॉट डी ए का होल इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। बातें अब ये होगी यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो हम हर जगह पे कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वही निकालना है। होल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। अब आपको क्या लग रहा है कि क्यू इनसाइड क्या होगा, हमने ये जो गॉसियन सरफेस माना है इसके अंदर का चार्ज, ये सब चार्जेज हमको लेना है। अब इसके बाहर वाले चार्ज ये सब जो है ना, इस सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं सिर्फ उसके अंदर का चार्ज लेते हैं, तो ये अंदर का चार्ज ही हमें लेना है। तो ये कितना चार्ज है अंदर का बच्चों, अंदर का चार्ज कितना है, पहले पूरे का चार्ज निकाल लेते हैं, आखिरकार पूरे पे चार्ज कितना है, क्यू है, तो अंदर चार्ज कितना होगा, ये सोचने वाली बात है। अंदर चार्ज कितना होगा भाई, तो इस चीज़ का यूज करके हम बता सकते हैं ना, इस चीज़ का यूज करके बता सकते हैं। क्यू इनसाइड क्या होगा ये हमें बताना है, तो क्यू इनसाइड क्या होगा बच्चों, अंदर वाला चार्ज, और वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई छोटे वाला आर का क्यूब, ठीक है, आ रहा है समझ में। और टोटल क्या होगा, क्यू टोटल कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, है ना, ये बड़ा वाला चार्ज है, टोटल चार्ज, ओके।
तो हम इसके टर्म में लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड का वैल्यू इस चार्ज के टर्म में लिख सकते हैं, ना बच्चों। यहाँ पे देखिए 4/3, 4/3 पाई, ये दोनों सेम है, सॉरी ये पूरा सेम है, ये और ये पूरा सेम है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख देते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रो इंटू 4/3 पाई का वैल्यू क्या लिख देंगे, क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे वही वैल्यू डाल देते हैं, मतलब इसका वैल्यू जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, आ रहा है कुछ समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। अरे यार अच्छे से बन जा भाई, है ना। यहाँ से यहाँ तक का ये वैल्यू का कितना होगा, वो हो जाएगा क्यू बाई आर क्यू, मतलब क्यू छोटे वाला आर का क्यूब डिवाइडेड बाई बड़े वाला आर का क्यूब। तो क्यू इनसाइड अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल ही तो है भाई। तो फिर से यहाँ से दो रिजल्ट आएगा, दोनों रिजल्ट हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, देखिए डी ए का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, डी ए मतलब कि जो हमने गॉसियन सरफेस माना है इसका इसका कितना होगा डी ए, ये तो बताया जा सकता है ना, 4 पाई छोटे वाला आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। तो क्यू इनसाइड अब इस टर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब ये कितना आ रहा है बच्चों, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, आर क्यूब और यहाँ पे आर कटता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे एक आर बच जाएगा। तो हमारे पास जो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, वो आ रहा है क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई, क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। और नीचे एप्सिलॉन नोट तो छोड़ ही दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट भी आएगा। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब। ये हमारे पास आ गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बच्चों, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू इंटू आर का क्यूब, ठीक है। तो अब एक और रिजल्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए ई इंटू सीधे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड। अब क्यू इनसाइड का वैल्यू हम ऐसे नहीं रखेंगे, अब हम डायरेक्टली रख देंगे। डायरेक्टली मतलब क्या, क्यू इनसाइड ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। तो अब देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे 4 पाई का कट रहा है ना, 4 पाई कट रहा है। तो आ कितना रहा है, फिर आर क्यूब भी कट रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ से एक आर बचेगा। तो यहाँ पे ई का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नोट। देखिए ध्यान से काटिएगा तो यही आएगा। दोनों जगह देखेंगे तो बातें सेम ही है, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है इनसाइड वो आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटे वाला आर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट, अच्छा सा रिजल्ट आ गया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है आसान बच्चों। मतलब अंदर जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता है, अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो, ठीक है। अब हम इनसाइड देख लिए, अब आउटसाइड देख लेते हैं। आउटसाइड देख लेते हैं, इसको कॉपी किया जा सकता है क्या, किया जा सकता है तो मैं करना चाहूँगा। ओहो ये तो जादू हो गया। आप भी कॉपी करके इधर पेस्ट कर लीजिएगा बच्चों। अरे भाई मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो अब हम अंदर नहीं, ये अंदर का पॉइंट नहीं लेना है हमें, अब हमें पॉइंट जो लेना है वो बाहर का लेना है, ठीक है। अब ये गॉसियन सरफेस कोई और बनेगा, देखिए। अब हम मानते हैं कि हमें कोई पॉइंट पी यहाँ पे दे रखा है, इस पॉइंट पे हमें बताना है कि अब आउटसाइड पे क्या होगा। अब कोई आउटसाइड का पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा भाई, क्या होगा बताइए बताइए। सिंपल सा काम करना है हमें, इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बना लेना है। गॉसियन सरफेस कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो ये पी पॉइंट था हमारे पास। तो ये सारा जो बाहर की तरफ निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको पता चल रहा होगा, सारा ऐसे करके इधर ऐसे करके निकल रहा होगा। सिंपल सी बात है, जो हमने गॉसियन सरफेस माना है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे होंगे तो यहाँ पे डी ए वेक्टर भी ऐसे ही जा रहा होगा,
तो सब कुछ केसेज वैसा ही है बच्चों, वैसा ही बन रहा होगा। तो टोटल फ्लक्स हम लिख सकते हैं फाइनाइट का वैल्यू ई का होल इंटीग्रेशन इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट में एंगल जीरो है तो इतना ही आएगा, तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। अब हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास बड़े वाले सरफेस आ गए, मतलब बड़े वाले सरफेस मतलब ये। तो अब यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी जो होगी, ये मान लेते छोटा आर, ये बड़ा आर था, ठीक है। तो अब इसका भी दो रिजल्ट कुछ इस टाइप का आ जाएगा, दोनों सेम ही होते हैं बट अलग अलग दिखते हैं बस। तो यहाँ पे ई आ जाएगा जो कि कॉन्स्टेंट ही रहेगा, डी ए मतलब कि जो हम गॉसियन सरफेस मानते हैं उसका, तो उसका बार बार वही चीज़ आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड, जो अंदर का चार्ज है वो हमने क्यू मान रखा है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। तो कितना आ रहा है बच्चों, देखिए कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो रहा है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सिंपल। अब एक और देख लेते हैं रिजल्ट, वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड। अब अंदर का चार्ज हम डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं, मतलब कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख देंगे, भी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। साफ साफ पता चल रहा है अब हमें कि यहाँ पे अब ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, बड़े वाला आर क्यूब। क्यों आया, क्योंकि ये अंदर का चार्ज क्या है, अंदर का चार्ज ये हमने गॉसियन सरफेस माना, अंदर का चार्ज यही तो है भाई, यही तो चार्ज है तो वो उसमें रेडियस आर ही है ना, ये बड़ा वाला आर ही तो है रेडियस, तो इसीलिए हमने वो लिख दिया। तब साफ साफ दिख रहा है कि 4 पाई आर स्क्वायर कट रहा है, सॉरी 4 पाई सिर्फ कट रहा है। तो हमारे पास बच क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है, जैसा भी आ रहा है ठीक आ रहा है है ना। डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट भी तो है भाई, एप्सिलॉन नोट को हम क्यों भूल रहे हैं, 3 एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर का आता है बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये बात बार बार आ रहा है, मतलब कि अगर हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग भी ले रहे हैं तो वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और सॉलिड कंडक्टिंग भी लिया था तो वहां पे भी यही आ रहा था। मतलब अगर हम कोई पॉइंट बाहर ले रहे हैं तो उसके लिए ये क्या है, ये एक पॉइंट चार्ज है ना भाई। आखिरकार ये फॉर्मूला कब पढ़े थे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब कि जब कोई चार्ज पॉइंट चार्ज होता था क्यू, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, सेंटर से डिस्टेंस वही स्मॉल आर का दूरी स्मॉल आर है, मतलब अगर आप कोई बाहर है ना तो आपके लिए ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करता है, यही तो खूबसूरती है। आप पॉइंट चार्ज लेकर भी बना सकते हैं, है ना, ऐसा ही कुछ रिजल्ट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर रहेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, बाहर रहेंगे तो उसके लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम सरफेस पे आ गए तो स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर कर देते हैं, सरफेस पे आ गए तो भाई स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर कर दो, मतलब कि आउटसाइड पे क्या था के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो सरफेस पे क्या आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और यही वैल्यू सेम आ जाएगा अगर हम इसमें रख दें, देखिए यहाँ पे इसमें रख दें स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर, तो एक आर बचेगा ऊपर सिर्फ, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, ठीक है। तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, सिंपल, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि अगर हम अंदर हों, अगर हम सरफेस पे हों, अगर हम बाहर हों तो कैसे कैसे बनेगा भाई, कैसे कैसे आएगा। तो जब हम अंदर थे तो क्या आ रहा था, के क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यू, यहाँ पे आ रहा था के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। एक बार वैल्यू मैं देख लेता हूँ फर्स्ट वाला का, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यू, ये क्या था, सही है सही। तो अब हम ग्राफ बनाने की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए बच्चों ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले लिया है, नीचे इधर आर डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो क्या लगता है आपको, ये तो यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी ही आर होता है, और नीचे अगर हम ऐसे करते करते यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे ये कैपिटल आर हो गया, छोटे वाला आर का वैल्यू कैपिटल आर हो गया। अंदर कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका आर भी बढ़ेगा,
ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है। अब अगर हम इस पॉइंट पे आ गए, सरफेस पे आ गए, तो सरफेस पे आने के बाद क्या हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू हो गया, ये कांस्टेंट है। अब बाहर जाते हुए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से वेरी कर रहा है, मतलब उसका कुछ ऐसे ग्राफ होता है। आपने पढ़ा है ना बच्चों, आपने पढ़ा तो होगा। यहाँ पे वैल्यू क्या रहा था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अरे इसका ही वैल्यू है, इसका ही वैल्यू इस टर्म में लिख सकते हैं ऐसे। इस पे सारे चार्जेस कैसे अवेलेबल थे, याद कीजिए, सारे पूरे वॉल्यूम में फैले हुए थे बच्चों। ठीक है। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में हमने फैला दिया, तो उसका ऐसे ग्राफ होगा। यहाँ पे ई आउटसाइड जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हर जगह पे यही आ रहा था। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था, है ना। चीज़ें बहुत सिंपल है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अभी तक समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है स्फीयर्स में। अब एक केस और आपको मैं बताना चाहता हूँ, केस नहीं, बिल्कुल ये सिंपल सा एक तरीका है, एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, जो आपको लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा सवाल आ जाएगा। आएगा तो भाई बनाना कुछ ही लोग बना पाते हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आप बना पाएंगे। ठीक है। अभी तक हमने क्या बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थे, जो चार्जेस अवेलेबल थे स्फेयर में, वो यूनिफॉर्मली थे। लेकिन अब क्या हो, अगर नॉन यूनिफॉर्मली हो जाए, कहीं पे चार्जेस ज़्यादा, कहीं पे कम। जैसा है ना, 100 लोगों में सबको 1 1 रुपये नहीं देंगे, अब सबको, अब कुछ को 10 रुपये, कुछ के 0 रुपये, कुछ के कुछ नहीं देंगे, कुछ को 1 रुपया, कुछ के 10 रुपये, मतलब कुछ भी दे देंगे, अनठेका नहीं। ठीक है। तो उसको नॉन यूनिफॉर्मली बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बातें करते हैं, इफ चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब क्या हम करेंगे। सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। वही हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हम स्फीयर मान लेते हैं, स्फीयर मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि अभी अंदर के लिए निकाल रहे हैं। अंदर के लिए निकालिएगा तो बाहर के लिए बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें उतना वेरी नहीं करती हैं। एक केस देखिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से इसका रेडियस आर है, और भाई बात ये हो रहा है कि यहाँ पे जो डेंसिटी है ना, अब ऐसे भारी कर रहा है, डेंसिटी इक्वल टू एक्स स्क्वायर रो नोट, इस टाइप का वेरी कर रहा है, एक्स स्क्वायर रो नोट से वेरी कर रहा है। मतलब अब डेंसिटी जो पहले हम लोग ले रहे थे ना, पहले क्या ले रहे थे भाई, पहले क्या ले रहे थे, देखिए यहाँ ध्यान से, डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि ये कांस्टेंट वैल्यू था। कांस्टेंट वैल्यू है तो हर जगह पे बराबर बराबर होंगे। अब ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहा, क्यों, क्योंकि एक्स वेरी कर रहा है, एक्स का वैल्यू 0 होगा, फिर एक्स का वैल्यू 1 होगा, एक्स का वैल्यू 2 होगा, है ना, बढ़ता जाएगा। तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, ये कैपिटल आर तक जाएगा, है ना, अंदर से। तो शुरू में एक्स इक्वल टू 0 तो कुछ नहीं चार्ज रहेगा, ये चार्ज ही मतलब डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी, कुछ नहीं, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और, मतलब धीरे धीरे जाते जाते और चार्जेस बढ़ने लगेंगे, यहाँ तक जाते जाते मैक्सिमम चार्ज अचीव्ड हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप का वेरिएशन है। यहाँ पे चार्जेस मान लेते हैं ऐसे अवेलेबल हैं, फिर यहाँ पे ऐसे हो गए हैं, देखिए चार्जेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अब बाहर जाते जाएंगे चार्जेस फिर से बढ़ते रहेंगे। आ रहा है समझ में कुछ, बाहर जैसे जैसे जा रहे हैं ना आप, चार्जेस वैसे वैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू से। ठीक है। देखिए आप अगर आर कैपिटल आर के वैल्यू पे आ गए, जब बस स्मॉल एक्स का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो और चार्जेस बढ़ जाएंगे। यही बताया जा रहा है कि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चार्जेस का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। चार्ज डेंसिटी मतलब बहुत सारे चार्जेस होते जा रहे हैं। भाई अब तो ये कांस्टेंट रहा ही नहीं। अब जो हम लोग लगा रहे थे, आपको निकालना ये है, आपको निकालना ये है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है, कुछ उतना हार्ड नहीं है। पीछे मैं एक चीज़ और बताया था कि कैसे वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी का टर्म है, तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी लेंगे, और लेना बिल्कुल बता रखा हूँ मैं, वैसे अगर आप सीख लिए होंगे तो आपके लिए आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अंदर पहली बात तो हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा ना बच्चों, क्योंकि हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस तो बनाना ही पड़ेगा। ये मान लेते हैं कि गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हमने बना दिया, आई थिंक क्लियर होगा। तो अब इसके अंदर
हमें इस पी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सेम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा। हम जनरली कर क्या रहे थे, फाई नेट का वैल्यू क्या लिख रहे थे, ई डॉट डी ए का होल इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। क्यू इनसाइड, अब अंदर चार्ज क्या लिखने थे, हम लोग पे क्या लिखते थे, अंदर चार्ज लिख देते थे कि भाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देते थे। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यहाँ पे भी करके देखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देते थे ना, ठीक है। इसका मुझे चार्ज दे रखा है क्यू और इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, छोटे वाला का रेडियस स्मॉल आ रहा है। तो अगर यहाँ पे लिखना चाहें कि चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, बड़ा वाला वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। अब यहाँ पे जो है, अगर आप लिखना चाहते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई छोटा वाला आर का क्यूब, तो भाई ये अब डेंसिटी का यहाँ का वैल्यू का यहाँ पुट नहीं कर पाइएगा आप सोच रहे होंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रहा है ना भाई, डेंसिटी वेरी कर रहा है। यहाँ पे डेंसिटी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया, हर जगह पे डेंसिटी वेरी कर रहा है। तब सोचेंगे स्मॉल आर के लिए लिख देते हैं, यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगा। तो बस इस लाइन पे आएगा डेंसिटी, अंदर का आप थोड़ी लिए हैं, हमें पूरा देखना होता है ना, पूरा देखना होता है। तो यहाँ लेंगे छोटा सा, फिर यहाँ लेंगे, ये सब जोड़ेंगे तब तो पूरा आएगा यहाँ तक का डेंसिटी। अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे तो सिर्फ इसका आएगा, अंदर आप छोड़ दिए हैं, इसका मतलब अगर पूरा लेना है तो यहाँ से जोड़ते चलना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और एलिमेंट लेना मैंने बता रखा है बच्चों, एलिमेंट लेना मैंने बता रखा है, ठीक है। एलिमेंट कैसे लेते हैं, सोचिए सोचिए जल्दी से बताइए। एलिमेंट क्या लेते हैं यहाँ पे, वॉल्यूमेट्रिक में यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि छोटा सा आर दूरी पे जाके, अब बोलेंगे आर आर सेम है, नहीं नहीं वाइट वाला आर है, ठीक है। आर दूरी पे जाके डी आर विड्थ का एलिमेंट ले लेते हैं, देख रहे हैं ऐसे करके हमने ले लिया एक एलिमेंट, इसका चौड़ाई डी आर है। ये समझ रहे हैं, ये क्या लिया है हमने, एलिमेंट लिया है भाई। एलिमेंट ले लिया हमने एक यहाँ पे, इसका यहाँ से ये रेडियस छोटा वाला आर मान सकते हैं और ये डी आर विड्थ का है। तो इसका आप एरिया बता सकते हैं डी ए। एरिया क्यों हम बता रहे हैं, एरिया थोड़ी बताना है, एरिया तो गॉसियन सरफेस का लेते हैं, इसका ले लेंगे। यहाँ पे एरिया जो है ये गॉसियन सरफेस का लेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इसका चार्ज निकालना है। यहाँ से जाते जाते छोटे वाले आर तक जाते जाते कितना इसका चार्ज होगा टोटल। तो हमें पता है छोटा सा चार्ज डी क्यू होगा यहाँ पे, वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, छोटा वाला वॉल्यूम डी भी हो जाएगा, और भी नहीं छोटा वॉल्यूम, क्योंकि हम छोटे से इस पार्ट के लिए देख रहे हैं। ये क्या है, एक सेल है भाई, छोटा सा सेल समझ सकते हैं, सेल मतलब बॉल है, अंदर कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। तो इसका हम नहीं बता सकते डी भी क्या होगा, डी भी क्या होगा 4πr² इंटू डी आर। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, इसका पूरा एरिया हमें पता है 4πr², और इसका ये चौड़ाई से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, आर का क्यूब आता है ना वॉल्यूम में, तो आर का क्यूब आ जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से डी क्यू का वैल्यू ओवरऑल हमें पता चल जाएगा, डी क्यू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4πr² डी आर हो जाएगा। अब डेंसिटी जैसे वेरी कर रहा है वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। कैसे वेरी कर रहा था, अच्छा एक्स के टर्म में वेरी कर रहा था, एक्स के टर्म में वेरी कर रहा था, इसको हम एक्स का छोड़ दें या बदल देते हैं R² के टर्म में। मतलब R² वही एलिमेंट है बच्चों, और कुछ नहीं है, इतना घबराना नहीं है। जैसे मान लेते हैं अगर आप x लिए थे ना, तो हमें यहाँ पे सब जगह x कंसिडर करना पड़ता, ये वैल्यू x लेना पड़ता, ठीक है, और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R² ऑफ रो नोट इंटू 4πr² ऑफ डी आर, यही हो जाएगा छोटा सा डी क्यू। देखिए ध्यान से, यही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पूरे चार्ज भी मिल सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे ना, इसको बाहर, उसको इधर ले जाते हैं, डी क्यू का वैल्यू को बाहर ले जाते हैं उस तरफ। देखिए डी क्यू जो हमारे पास आ रहा था उसको अच्छे से समझिए। तो डी क्यू जो आ रहा था, हम अगर डी क्यू को इंटीग्रेट कर दें ऐसे करके, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4π रो नोट r⁴ डी आर का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके छोटा वाला आर तक जा रहे हैं। हमें यहीं तक चाहिए क्योंकि गॉसियन सरफेस हमने यही मान रखा है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पी पॉइंट पे चाहिए, तो यहीं तक तो जाएंगे, छोटे वाले आर तक तो जाएंगे, तो हमें पूरे चार्ज मिल जाएंगे, मतलब पूरा चार्ज क्यू इक्वल टू
यही तो इनसाइड होगा, क्यू इनसाइड। तो यहाँ पे 4 पाई रो नोट तो भाई कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर ऑफ डी आर क्या होता है, अगर 0 से आर तक जा रहे हैं तो 4 पाई रो नोट लिख देते हैं, इंटू में आर का पावर 4 था यार, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे आर के पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, यही हो जाएगा क्यू इनसाइड। ठीक है। अब बोलेंगे ये सब वैल्यू क्यों नहीं पुट किया, ये सब करके देख लिया मैंने, पुट करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि एक जीरो आएगा वो घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यू इनसाइड आपको पता चल गया बच्चों, क्यू इनसाइड पता चल गया। तो अभी हमने क्या देखा था, ई डी ए का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। अंदर वाला चार्ज हमने निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम होगा, क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे ना बच्चों, पॉजिटिव चार्जेस हैं तो हम बाहर मान के चलते हैं, नहीं मानिएगा तो कैसे आएगा आंसर फिर। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया, ये अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इंटू डी ए जो हम गॉसियन सरफेस माने हैं वो क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या ही चेंज होगा, वो तो मैंने सरफेस माना है। जो चार्ज में चेंज हो रहा है, चार्ज डेंसिटी का वैल्यू बदल रहा है, वो एरिया थोड़ी बदल रहा है, एरिया तो एरिया ही है। इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई रो नोट आर के पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 एप्सिलॉन नोट। अब देखिए कट रही चीज़ें, कट रही है, 4 पाई आर के पावर 2 आर के पावर 3 बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा ई इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ जाएगा रो नोट आर क्यूब डिवाइडेड बाई 5 एप्सिलॉन नोट। तो ये आंसर हो जाएगा भाई, अंदर का ऐसे निकाला जाता है। ये भले ही लग रहा हो कि टाइम लगा है इसमें, लेकिन ऐसा सवाल आ रखा है, करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। इसमें वैसा कुछ है नहीं उतना हार्ड, है ना। ऐसे किया जाता है। अगर कहीं पे अगर बाहर पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, तब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है बच्चों बताइए। बाहर में कुछ नहीं करते यार, बाहर में मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हम गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, तो यहाँ पे वही एरिया वही रहता है यहाँ पे। और जो चार्ज लिए थे, चार्ज को हम लेने में क्या किए हैं, 0 से लेके आर तक वेरी कराए हैं। अब 0 से लेके कैपिटल आर तक, यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा, कैपिटल आर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कटेगा नहीं, फिर कैपिटल आर के पावर 5 आंसर में आ जाएगा, यहाँ पे आर का स्क्वायर रहेगा। आ रहा है समझ में, क्यों, क्योंकि चार्जेज इस बारी पूरे में वॉल्यूम में है, तो पूरा वॉल्यूम का रेडियस कितना है आर, कैपिटल आर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे भी समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वैसे करना है, अब घबराना नहीं होगा, अब आप कर पाएंगे सवाल को। मेन क्या होता है ना भाई, ये एलिमेंट लेना सीखना होता है, जो कि मैं पीछे बता रखा हूँ, ध्यान दीजिएगा उस पर। लेक्चर जो है ना उसमें क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ था उस पर लेक्चर पे, तो आप देख लीजिएगा। तो अब चलिए सवाल कर लेते हैं, है ना। सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, हैविंग रेडियस आर, यूनिफॉर्मली चार्ज, डेंसिटी भी दे रखा है, कैविटी रेडियस r/2 का है और फिगर में दे रखा है। तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए और बी के लिए बोल रहा है, ये क्या होगा। देखिए ये सवाल ग्रेविटेशन में भी आता है और ये सवाल यहाँ भी आता है, तो देख रहे हैं ना, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दो जगह सवाल आते हैं, तो अच्छा अच्छी बात है ना। ठीक है, तो अगर आप इसको बना पाएंगे तो सही रहेगा, आप खुद से बनाइए। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। तो भाई ए पॉइंट यहाँ पे बी पॉइंट का रेशियो पूछ रहा है। पहले ये कैविटी है, ये कैविटी है, तो इस पे चार्ज कितना होगा और इस पे पूरे पे चार्ज कितना होगा वो तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो क्यू तो पता होना चाहिए। क्यू कितना है बच्चों, पहले तो ये पूरे जो है पूरे का डेंसिटी हमें रो दे रखा है, इस पे चार्ज हम क्यू मान लेते हैं, कुछ चार्ज मान लेते हैं। तो लगता है क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डेंसिटी। डेंसिटी तो वही रहेगा, डेंसिटी में थोड़ी चेंज आएगा। अब ये छोटे वाले पे देख लेते हैं, छोटे वाले पे चार्ज छोटा वाला क्यू इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इस बार आर कितना है, r/2 है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, r² / 8 हो जाएगा। ठीक है, आर क्यूब है ना, r³ / 8 हो जाएगा इंटू डेंसिटी। क्या लगता है ये छोटे वाला क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू तो सेम मुझे लग रहा है, ये चीज़ तो इधर ही है, ये चीज़ तो इधर ही है, तो इसका वैल्यू क्या है क्यू, तो Q/8 हो जाएगा, सिंपल Q/8 हो जाएगा। मतलब कि क्यू कैपिटल क्यू का वैल्यू है 8 टाइम्स ऑफ क्यू। ठीक है, देखिए ये चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही ग्रेविटेशन में मास का आता है टर्म, है ना, मास में ऐसे रिलेशन आता है। अब सिंपल हो गई ना, अब क्या हो गई, सिंपल हो गई। आपको बताना है इसको हटा के, मतलब ये वाली कैविटी को हटा के इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे क्या होगा। सिंपल सी बात है, पहले पूरे का निकाल लेते हैं, उसमें से ये हटा देंगे, ए पॉइंट के लिए निकालेंगे, फिर से पूरे का निकालेंगे बी पॉइंट के लिए, और फिर इसके लिए बी पॉइंट के लिए फिर हटा देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी एट पॉइंट ए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या आ जाएगा, टोटल
इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल ए पॉइंट पे कितना होगा, टोटल की वजह से भाई, अगर कोई है, अगर कोई सॉलिड स्फीयर है और उसका अगर सेंटर उसके अंदर का हम नहीं बता पाते हैं, अगर कोई अंदर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, याद है ना आपको, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है, यही तो होता है। तो यहाँ पे अगर स्मॉल आर जो है धीरे धीरे सेंटर पे आ जाए ए पॉइंट पे, तो ये जीरो हो जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे पता है ना ये फार्मूला भाई पता होना चाहिए। तो अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आया कुछ समझ में, अंदर क्या हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा। ये स्मॉल आर क्या होता है, अंदर कहीं किसी पॉइंट का दूरी, और ये धीरे धीरे घटते घटते सेंटर पे आ जाए तो छोटा वाला आर लगभग जीरो हो जाएगा ना, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए माइनस कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट ड्यू टू कैविटी, ठीक है, इस टाइप का है, कैविटी की वजह से ए पॉइंट पे क्या होगा, इसके लिए ये सरफेस का पॉइंट हो गया, इसके लिए ये सरफेस का पॉइंट, और सरफेस पे क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो के क्यू इसका चार्ज कितना है, छोटा वाला क्यू है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब आर बाई टू का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, निगेटिव ऑफ 4 k क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चलिए ई ए निकाल लिया हमने, अब हम उसी तरीक़ा से ई बी निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू टोटल, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू कैविटी, है ना, इस टाइप का। अरे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना। पहले टोटल की वजह से, उसके बाद इसमें से घटा दो, सिंपल ही तो कॉन्सेप्ट है। टोटल की वजह से बी पॉइंट पे क्या होगा, टोटल की वजह से यहाँ पे ये सरफेस का पॉइंट हो गया, सरफेस पे फिर से बताना है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के बड़ा वाला क्यू का वैल्यू कितना है, 8 टाइम्स ऑफ क्यू बाई आर स्क्वायर, आर तो आर ही है, आर स्क्वायर, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू कैविटी। तो बी पॉइंट पे क्या होगा, इसके लिए ये बाहर का पॉइंट हो गया, तो उसके लिए भी के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर कितना है, सॉरी आर बाई टू है, तो आर स्क्वायर बाई टू तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अरे समझ में, तब ये इसका वैल्यू कितना रहा है भाई, जल्दी देख लीजिए, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉमन, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए बच्चों। बच्चों यहाँ पे हमने एक गलती कर दिया है लगता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट कैविटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू कैविटी क्या होगा, यहाँ पे इसके वजह से यहाँ से दूरी लेंगे ना, ये दूरी कितना होगा, ये है आर और ये है आर बाई टू, मतलब कि 3r/2 हो जाएगा। तो 3r/2 का यहाँ करेंगे ना यार, यहाँ पे थोड़ा हमने गलती कर दिया है, 3r/2 होगा ना, तो 3r/2 मतलब 9 आ जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 - 4/9, अब ठीक हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा वैल्यू, देखिए 9 × 72 68, 68/9 हो जाएगा। तो यही गुने के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना है, दोनों का रेशियो लेना है, ए और बी का, और देख रहे हैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक माइनस आ रहा था ना, तो उसको हटाने के लिए मैग्नीट्यूड लेने के लिए बोला है हमें, तो दिस बट्टा दिस करना है, ठीक है। कर दो यार, कर दो कर दो कर दो, यहाँ पे कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 4/68 × 9, निगेटिव आ रहा था, उसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए बोल दिया, तो कितना आ रहा है, 4 से कट जाएगा ना, 4 से तो कट रहा है, 4 × 4 4 × 7 = 28, मतलब कि 9/17, 9/17 इज आंसर, कितना है तो ये है ना। अरे आसान है यार बच्चों, ये आसान है, इसको अब तब समझिएगा तो हो जाएगा आपका, फिर नहीं होगा ना सिलेक्शन, ये आसान ही है थोड़ा सा समझ के लिखिएगा तो हो जाएगा, आप खुद से समझिएगा तो जल्दी होगा, हम समझा रहे हैं तो उसमें टाइम लग रहा है। देखिए एक जेईई मेंस 2022 का सवाल कितना आसान आया था, देखिए ये वैसा ही दे रहा है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि डेंसिटी वेरी कर रहा है, ये रो ऑफ आर है ना, इस टाइप का रो ऑफ आर, अंदर ऐसे वेरी कर रहा है, बाहर जीरो हो गया। चलिए ठीक है, तो अंदर के लिए बताना है, अंदर के लिए कोई पॉइंट है, सेंटर ओ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे बताना है क्या होगा। तो भाई ये तो सेम केस हो गया, ये तो सेम केस हो गया, देख रहे हैं, अगर आपको पढ़ लिए होंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। मतलब कि अगर हमें कहीं पे बताना है, कहीं पे बताना है E.dA करके होल इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट, और हमको ये बताना है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो आप समझिए क्यू इनसाइड का निकालने का ही एक झंझट होता है। तो हमने डी क्यू बता रखा था कल ही, अभी अभी पीछे बताया था बच्चों। तो डी क्यू का वैल्यू क्या आया था, रो डी भी,
और डीवी का वैल्यू कितना आया था भाई? कुछ नहीं करना होता है, एक अंदर ही जाके किसी भी पॉइंट पे एक एलिमेंट लेना होता है इस टाइप का। अब ये सब याद नहीं करना है, यहाँ पे बस सोच लिया हमने, क्योंकि यही तो बन रहा है केस, क्योंकि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये नॉन यूनिफॉर्मली है। आर का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो इसका डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है, इसीलिए इसमें हम वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्मली वाला। आ रहा है समझ में? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेल बना लेंगे, सॉरी सेल नहीं, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस एक बनाना पड़ेगा ना बच्चों। ये गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है, गॉसियन सरफेस हो गया। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस वेरी कर रहे हैं, तो अंदर हमको एक मानना पड़ेगा सेल, छोटा सा सेल। तो इसी सेल का अगर हम निकालना चाहें तो डीवी निकाल देंगे ना। डीवी कितना आया था याद कीजिए ना बच्चों, अभी हमने निकाला था ना 4πr² डी आर आ रहा था। इसी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो डेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है, इसका वैल्यू देख लीजिए अंदर का, रो नोट इंटू 3/4 माइनस आर बाई कैपिटल आर इंटू डीवी का वैल्यू है 4πr² डी आर। चलो भाई इतना आ गया डी क्यू का वैल्यू। तो अब डी क्यू का वैल्यू हम वेरी करा देते हैं, मतलब कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कुछ नहीं, 0 से लेके स्मॉल आर तक जा रहा है। हमें इतना ही तक तो चाहिए क्योंकि पी पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है। तो 0 से स्मॉल आर, तो चलिए अब करा देते हैं वैल्यू। कितना हो जाएगा, 4π रो नोट तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 माइनस आर बाई कैपिटल आर का r² डी आर, ठीक है, 0 से स्मॉल आर तक। देखिए सिंपल है चीज़ें बच्चों, देखिए यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन करने आता है ना आपको, इंटीग्रेशन कर दीजिए। 3/4 r² डी आर का क्या हो जाएगा, 3/4, तो 3 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, तो मतलब कि r, एक सेकेंड, तो r³/4 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ उतना, r⁴ आ जाएगा, तो r⁴ डिवाइडेड बाई 4r ये आ जाएगा। तो भाई ये q का वैल्यू इतना आ जाएगा अंदर वाला, ठीक है, ये अंदर वाला आ जाएगा बच्चों। तो इसी का वैल्यू अब क्या करना है, इसमें q इनसाइड में पुट कर देना है। चलिए आगे पेज पे ले जाते हैं। dA का होल इंटीग्रेशन इक्वल टू q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। तो बच्चों हमको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से निकलने वाला सब ऐसे होगा, ठीक है ना, ये तो पता ही होगा। तो ऐसे निकल रहा है, तो हमको पता है dA और A दोनों का एंगल 0 डिग्री होगा ना, डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल के बीच में थीटा 0 डिग्री होगा, तो समझ रहे हैं आप। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा बच्चों, उसको निकालने के लिए यही चीज़ तो निकालना है, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, नहीं होगा तो मान के तो निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ पे डीए मतलब कि क्या, डीए और क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। तो डीए जो हम गॉसियन सरफेस मानते हैं उसका एरिया है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, छोटा वाला आ रहा है, तो 4πr², फिर से वही सिंपल तो है यार, इंटू में 4πr² इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना आया था बच्चों, 4π रो नोट, 4π रो नोट इंटू r³ माइनस r⁴। भाई इसमें कॉमन ही ले लेते हैं ना यार, r³ कॉमन आ रहा है, r³ दोनों में कॉमन आ रहा है, r³ कॉमन आ रहा है, अंदर 1 बचेगा, माइनस r/r, ये तो सिंपल है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। तो सिर्फ साफ साफ दिख रहा है ना, 4π कट गया, r² से ये कट गया, तो यहाँ एक r बच जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या आ जाएगा। देखिए इतना करना नहीं होता है, आप ऑप्शन से भी मिलाते रहिएगा, एग्जाम में करिएगा तो कितना आ रहा है, r/4 एप्सिलॉन नोट इंटू 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल आर। हम तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे करके निकालते हैं आंसर, लेकिन आपको एग्जाम में देखते रहना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जल्दी से। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है जल्दी बताइए। अच्छा एक रो नोट तो मैंने छोड़ ही दिया, रो नोट भी तो है ना, ऊपर वाला तो थोड़ी करता था, रो नोट r/4 एप्सिलॉन नोट 1 माइनस 1 बाई r/r। देखेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है ना, यही तो आ रहा है, नीचे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं होगा, नीचे 5 वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है, देख रहे हैं आंसर आ गया ना। तो ये भी कहाँ ज़्यादा हमने किया, बस सोचा, हमने सोचना ही है इस सब सवालों में, तब होगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको थैंक यू, मिलेंगे आगे, आगे पोटेंशियल का चीज़ें हम बता देंगे, है ना, पोटेंशियल कल देखेंगे क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।